हाय गाइस, आज हम लेके आए हैं इन्वेंट्री इंडेस 2 पार्ट 2। बेसिकली कल हमने 4 क्वेश्चन कवर किए थे एज पर स्टडी मैट आईसीआई। रिमेनिंग क्वेश्चंस आज कवर कर रहे हैं। ये कवर होने के बाद आपका इंडेस 2 एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अब आते हैं हम अपने बोर्ड पे। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 ओपन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली पूछा गया है कि मेजरमेंट टेक्निक आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री। अगर आपको 2 केस स्टडी दी हैं, इन केसेस में आपको कौन सा इन्वेंट्री को मेजर करने का फॉर्मूला लगाना है। उन्होंने कहा है कि एक कंपनी है जिसका सेगमेंट है ब्यूटी प्रोडक्ट, जो कि 100 ऑफ सेल करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड में प्रोडक्ट को, जो कि सिमिलर प्राइस के हैं और सिमिलर ही लाइफ साइकिल है उन प्रोडक्ट्स की। लेकिन उनके यहाँ जो पॉइंट ऑफ सेल है और इन्वेंट्री सिस्टम है वो फुली फंक्शनल नहीं है। डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उन्होंने बोला है जो सेल्स मैनेजर है वो अनश्योर है कोस्ट के बारे में, बट ही इज तो बेसिकली सेगमेंट था और ये सारी चीजें थी। तो जो सेल्स मैनेजर है वो अनश्योर है अबाउट द कोस्ट बट वेरी कॉन्फिडेंट है अबाउट द सेलिंग प्राइस। तो अब वो पूछ रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मैं सेलिंग प्राइस के लिए भी श्योर हूँ। एंड सेकेंड थिंग, जो एवरेज ग्रॉस मार्जिन होगा वो 65% ऑफ हमारा सेलिंग का होगा। मतलब बेसिकली मेरी जो कॉस्ट होगी और जो सेल होगी उनके मार्जिन का डिफरेंस 65% रहेगा बेसिकली। तो इसमें वो कह रहे हैं, अगर आप देखेंगे इसको, एक ये नॉर्मल बिजनेस है, रिटेल काइंड ऑफ बिजनेस है। हम 2 तरीके से जो है इन्वेंट्री अपनी कैलकुलेट करते हैं, या तो रिटेल बिजनेस के अकॉर्डिंगली या तो स्टैंडर्ड बिजनेस के अकॉर्डिंगली। रिटेल में अगर आपका थोड़ा स्मॉल लेवल का काम है तो आप रिटेल लगा लेंगे। स्टैंडर्ड में आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री है, तो उस केस में आप अपना जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगाते हो, क्योंकि वहां पर आपको सब कुछ पता होता है। आपको मटेरियल सिर्फ रॉ खरीदना होता है, फिनिश्ड आप अपने यहाँ बनाते हो। तो इन दिस केस वो कह रहे हैं कि हम रिटेल मेथड को यूज कर लेंगे कॉस्ट निकालने के लिए। सेकंड, जो सेल्स मैनेजर है उसने बड़ा हिंट दे ही दिया है, तो इस क्वेश्चन में आपको रिवर्स कैलकुलेट करना है कि आपको सेल प्राइस लेके उसको रिड्यूस बाय 65%, देन कैलकुलेट आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। बहुत ही सिंपल है, आपसे कोई कॉस्ट नहीं निकलवा रहा है, सिर्फ पर्पस है जानना कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। सेकंड, उसने सिचुएशन दी है कि एक कंपनी है जो कि जिसकी खुद की फैक्ट्री है, वो बनाती है हैंडबैग। ठीक है, वो 1 साल में 1 लाख हैंडबैग बना सकती है और यूज करती है फैक्ट्री एरिया का 15% एरिया, और जिसने 10 एम्प्लॉय भी हायर किए हुए हैं। इस केस में वो कौन सा मेथड यूज करे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो क्योंकि वो खुद का बिजनेस है, उनके पास जो भी बहुत ही उनके जो खर्चे होंगे, जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, एक्सपेंस की कॉस्ट है, ओवरहेड्स हैं, वो बिल्कुल रिलायबल हैं क्योंकि उन्होंने खुद इनकर्ड करने हैं। तो इस केस में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है, दैट विल बी द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। गाइस, इसमें हमें बहुत ज्यादा लंबा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि सिंपल ये क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स में 1 फॉर दिस आ जाए। तो आपने देखना है किस तरीके का बिजनेस है और किस तरीके से हम उसको बाइफिकेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट उसने पूछा है इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, जो इन्वेंट्री है, अगर आपके पास एक सिमिलर इन्वेंट्री रखी है बट आपकी जो डिफरेंट ब्रांचेस पर रखी है, तो क्या हम उनको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कि एक आपने अपने दिल्ली में माल रखा है, आपने लगा दिया फीफो मेथड, गुड़गांव में रखा है आपने लगा दिया लीफो मेथड, ठीक है, कहीं आप वेटेड एवरेज लगा रहे हो। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि मेथड जो है हमारा ऐसे फ्लक्चुएट हम चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ रीजनेबल सिचुएशंस होनी चाहिए कि हम इन्वेंट्री क्यों इस रीजन से यहाँ पर डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आंसर होगा नो। हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हम फीफो से कैलकुलेट करेंगे, इधर हम एवरेज से करेंगे, बट सब लोकेशन पर सेम फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उन्होंने हमें केस स्टडी दे दिया कि आपको फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो फीफो मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वो पहले बिकेगा। लेकिन जब हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो दैट मीन्स जो हमने लास्ट में मटेरियल खरीदा वो मेरे पास स्टॉक में होगा, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। जो पहले आया वो पहले चला गया, यानी कि जो बाद में आया है वही मेरे पास रखा है। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि आपके पास जो है 400 यूनिट का स्टॉक है,
ठीक है, अब मैं अपनी लेटेस्ट परचेज देखना शुरू करती हूँ। तो मैंने देखा, मैंने फैब में जो है, ये आप इसको उल्टा मतलब ऐसे लीजिएगा कि फैब 21 है और ये सितंबर 20 है। मतलब मैंने लेटेस्ट परचेज फैब में की थी, मेरे पास 400 यूनिट थी, जिसमें से 350 तो यही वाली बची होंगी, और 50 मैंने जो इससे पहले परचेज की थी वो सितंबर 20 में की थी, तो 50 यूनिट ये वाली होंगी। तो दैट मीन्स मेरा एज पर फीफो ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होती है। बट अगर आप कह देते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि एवरेजिंग करनी है, तो इसमें क्या है, मैंने ड्यूरिंग द ईयर इतनी वैल्यू की, इतनी अमाउंट की डिफरेंट डिफरेंट रेट से यूनिट खरीदी थी और टोटल यूनिट्स 1000 खरीदी थी। तो इसमें मैंने एवरेज कॉस्ट निकाल ली कि मेरी पर यूनिट की एवरेज कॉस्ट क्या आती है। दैट मीन्स 12,250 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 12.25, और 400 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है, तो मल्टीप्लाई करके ये मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट आती है। वेरी सिंपल, ओके, नो डाउट। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। उसमें उसने हमें कुछ केसेस दिए हैं। उसने कहा है कि ये 3 केस हैं, क्या हम इनको कंसिडर करेंगे जब एनआरवी निकालेंगे किसी उसकी। एनआरवी क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उन्होंने कहा WIP इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग एनआरवी क्वेश्चन मार्क। क्या WIP को कंसिडर करेंगे एनआरवी कैलकुलेट करते हुए। तो भैया एनआरवी क्या है, एनआरवी बहुत ही सिंपल टर्म है कि आपके मटेरियल की सेल प्राइस में से माइनस कर दो उसको बनाने के खर्चे, बनाने के इन द सेंस उसको जो है एस्टिमेटेड जो कॉस्ट हुई और उसको जो है मार्केट तक पहुंचाने के खर्चे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एनआरवी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेल प्राइस इन ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। अब आप भैया आ जाइए WIP। WIP क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो ये तो बिना कुछ कहे ही पार्ट ऑफ एनआरवी बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड आ जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बहुत ही सिंपल है, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जब आप मटेरियल को बेचने के लिए डिस्काउंट देते हैं कि आप चाहते हैं मेरी सेल हो जाए, दैट इज ये पॉइंट, समझ रहे हैं, कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। इस डिस्काउंट मतलब ये जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है वो कवर होता है कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल, ताकि आपकी सेल मार्केट में हो सके, इसलिए आप इसको कंसिडर करेंगे एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए। अब आती है बात कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आप तब देते हैं जब आप चाहते हैं कि आप इमीडिएट पैसा मिल जाए आपको, सेल आपका पर्पस नहीं है, कैश डिस्काउंट देने का पर्पस है इमीडिएट पैसे का आना, तो इसलिए ये मेरा कैलकुलेट नहीं होगा। ओके गाइस, क्लियर। एंड देन हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि बहुत सिंपल है। हम इन्वेंट्री खत्म करने जा रहे हैं, और इन्वेंट्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। बेसिकली इन्होंने एक सिचुएशन दी है कि ABCD 4 प्रोडक्ट हैं जिनकी कॉस्ट ये है, एनआरवी ये है। उन्होंने कहा है पार्ट ए में कि डिटरमाइन करो आइटम बेसिस, मतलब कि इंडिविजुअल बेसिस में ए में कॉस्ट 2000 है, एनआरवी 1900 है, विच एवर इज लोअर 1900, है ना। बी में कॉस्ट 5000 है, एनआरवी 5100 है, तो हम 5000। सी में कॉस्ट 4400 है और ये एनआरवी ये, तो ये। डी में 3200, 2990 ये, तो ये हमने चारों ये ली हैं। तो एज आइटम बेसिस में हम इंडिविजुअल आइटम कंसिडर करेंगे। देन उसने कहा ऑन ग्रुप बेसिस, अगर हम बात करें ग्रुप के हिसाब से तो ये पूरे ग्रुप हैं, इसमें जो भी लोअर हो वो हम कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स हमने एनआरवी को कंसिडर किया। वेरी सिंपल, ओके गाइस। देन हम आते हैं कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो ICI लास्ट में रखता है। उसमें उन्होंने एक केस स्टडी दी है। आपके पास मटेरियल है, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन है, जिसको कंज्यूम करना है बनाने के लिए, मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने सिचुएशन दे दी, हम जो ये मेरे पास रॉ मटेरियल है इसको मैं कॉस्ट से नीचे कैन नॉट रिटर्न डाउन बिलो कॉस्ट नहीं कर सकती जब तक कि एक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। वो ये कहते हैं कि अगर आपका फिनिश्ड गुड
जो है, जो फिनिश गुड्स है, अगर उसकी वैल्यू आपके मटेरियल से, अगर कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाती है फिनिश गुड्स के प्राइस से, तब आप इसको रिटर्न डाउन कर सकते हैं अप टू द NRV। व्हेन कॉस्ट इज हायर देन सेल प्राइस, देन वी कैन रिटर्न डाउन टू NRV। बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो रही है देन सेल प्राइस, आपने 100 रुपये का माल बेचना है और उसको बनाने की कॉस्टिंग 105 आ रही है, तब आप उसकी कॉस्ट को आपको 100 ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, एक रॉ मटेरियल था जिसकी कॉस्ट थी 400 पर kg। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल उनके पास स्टॉक में था, लेकिन उनको तब तक ये आइडिया नहीं हुआ था कि फिनिश गुड्स की प्राइस क्या होगी। इन द एब्सेंस ऑफ फिनिश गुड्स प्राइस, उन्होंने दिया है कि रिप्लेसमेंट वैल्यू जो है वो 300 रुपीज पर kg होगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कॉस्ट और NRV, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वलेंट टू NRV। तो देन वी कैन कैलकुलेट इट, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, दैट इज 300। तो 10,000 into 300 इज 30 lakh। ओके, देन नेक्स्ट एक उन्होंने और क्वेश्चन दिया है इसमें, एक कंज्यूमर ने ऑर्डर किया था एक कुछ मटेरियल, बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंचेस के वजह से उसने जो है अपना उसको पोस्टपोन कर दिया, कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि आप पोस्टपोन कर दें। बट वी आर थिंकिंग अबाउट एज अ कंपनी, तो अगर हम देखें कि एज अ कंपनी मेरे पास एक ऑर्डर आया था, मैंने एज पर कस्टमर तैयार कर दिया, बट एट द एंड वो कस्टमर ने डिनाई कर दिया। अब हम इस स्टेज में खड़े हैं, क्या मेरे पास जो सोलर पैनल जो है, सोलर पावर पैनल का WIP जो एक मिड स्टेज में है वो 85 लाख है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो 55 लाख है, और जो मेरे सन्ड्री डेटर्स मेरे बुक्स में खड़े हैं वो 65 लाख है। ठीक है, कंपनी चाहती है कि मैं जो इन तीनों का टोटल है उसको एज अ प्रोविजन क्रिएट कर लूँ और अपनी बुक्स में क्लेम कर लूँ। तो क्या वो सही कह रही है? तो अगर हम बात करते हैं इस एस्पेक्ट से, तो देखा जाता है कि कॉस्ट और NRV, ठीक है, मेरे जो कस्टमर था उसने मना कर दिया लेने से, बट वी कैन फाइंड आउट द अनदर बायर, एंड हम मार्केट रेट के हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं कि मेरी जो कॉस्ट है, दिस इज द कॉस्ट, और मेरी रिलाइजेबल वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं बात करती हूँ कि अगर मेरे पास मार्केट में दूसरा बायर मिल रहा है, ओके, तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, इन केस मैं कह देती हूँ क्योंकि वो कस्टमाइज प्रोडक्ट था और मेरे पास कोई बायर ही नहीं है, देन NRV विल बी निल, तो आप इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते। बट जो प्रोविजन फॉर डेटर है, प्रोविजन फॉर डेटर आप डेफिनेटली, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन उसमें लिखा है कि कंपनी वाइड उन्होंने पेटिशन डाल दी है उसके अगेंस्ट, तो इसलिए ये आप प्रोविजन इसके अगेंस्ट क्रिएट कर सकते हैं फॉर द डेटर के लिए। अगर बायर है तो यू कैन टेक इट एज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, बायर नहीं है तो दैट विल बी कंसिडर एज निल। तो गाइज यहाँ पर हमारा Ind AS 2 एज पर स्टडी मटेरियल फिनिश हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।